कृत किया जाए, उसका अनुकरण किया जाए तो वह अनुकरणीय हो। ऐसे ही एक विदुषी, एक ज्ञानी जन, एक विद्वत जन हमारे बीच में है, मैडम डॉक्टर अपर्णा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में इतिहास विभाग में इस समय कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे इस पटल का सौभाग्य है और हमारे सभी छात्र है कि हम आज मैम को सुन पाएंगे, उनके बहुमूल्य विचारों को हम लोग जान पाएंगे और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की तथ्यात्मक जानकारियों को उनके शब्दों में हम कुछ अलग ढंग से सीख पाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं मैम से आग्रह करूंगा कि मैम अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के सेशन में मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार रखें। आदरणीय मैम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम पांडे जी, धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857 से 1947 की अवधि के बीच जो संघर्ष चला, उस परिचर्चा पर वार्ता करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत को एक लंबी गुलामी के बाद 1947 में स्वतंत्रता मिली और उसका ये स्वतंत्रता संघर्ष 1857 के बाद से ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन 1857 को ही क्यों कहा जाता है कि यहीं से स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको जानने के लिए आइए 1857 के पहले के इतिहास में थोड़ा सा देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1526 से 1707 ईस्वी तक भारत में मुगल वंश का शासन था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक केंद्रीकृत मुगल शासन प्रणाली जाती रही और जो उत्तराधिकारी औरंगजेब के हुए वो इतने सफल शासक, योग्य शासक नहीं हो पाए जितने कि औरंगजेब तक के शासक थे। तो इन उत्तराधिकारियों के काल में भारत में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र कई रियासतों का जन्म हुआ। ये जो रियासतें थी ये आपस में संघर्ष करती रहती थी और अपना क्षेत्र विस्तार करने का प्रयत्न करती थी। तो एक केंद्रीकृत शासन के अभाव में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ और अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन का प्रतिस्थापन अपने हित में कर लिया। 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल की नाव अपने हाथ में आने के पश्चात मद्रास, बंबई, पंजाब और धीरे धीरे भारत के बहुत अधिक क्षेत्र में अपना राज स्थापित कर लिया। 1765 में भारत के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बने थे और क्लाइव के बाद लगातार विभिन्न गवर्नर जनरलों की नीति ने धीरे धीरे भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इनमें सबसे प्रमुख नीति जिनकी आती है वो लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स या वेबगत के सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में जोड़ा। इन्होंने झांसी की रानी की दत्तक पुत्र को उनका पुत्र नहीं स्वीकारा और झांसी का विलय कर लिया। अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर वह अवध का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा यही वो समय था जब बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनको भी ये कहा गया कि बादशाह की पदवी इनकी चली जाएगी और अब जो इनके उत्तराधिकारी होंगे वो केवल शहजादा होंगे। इसी अवसर पर यह भी कहा गया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो मुगलों की रहने की परंपरा लाल किले में है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के पास एक छोटे से गृह में रहना होगा। तो कुल मिला के भारतीय राजा महाराजाओं की स्थिति बहुत खराब थी जब 1857 का विद्रोह हुआ और इसी समय सैनिकों की स्थिति भी बहुत खराब थी। भारतीय सेना का अधिकांश भाग भारतीय सैनिकों से, ब्रिटिश भारत की सेना का अधिकांश भाग भारतीय सैनिकों से बना था,
लेकिन उन पर तरह तरह के अंकुश लगाए जा रहे थे जिससे वो परेशान थे। उन्हें पगड़ी बांधने या टीका लगाने से मना किया जाता था। समुद्र पार यात्रा हिंदू धर्म में निषेध थी, लेकिन उनको समुद्र पार ड्यूटी दी जाती थी। इसके अलावा नई राइफलें आई थी 1857 के समय, जिसमें चर्बी वाले तो उस चर्बी वाले कारतूस को खींच कर खोलना होता था अपने दांत से, जिसके लिए 24 अप्रैल को एक रेजिमेंट ने मना कर दिया। यहीं पे बहुत सारे लोगों को 90 सैनिकों को जेल की सजा दी गई। तब 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह खड़ा कर दिया और यही विद्रोह दिल्ली उनके जाने पर बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानने पर 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हो गया। इस क्रांति का स्वरूप क्या था? दमन तो इसका कर दिया गया, लेकिन अगर इसके स्वरूप की हम चर्चा करें कि इसका स्वरूप क्या था, बहुत सारे लोग जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये एक स्वतंत्रता संघर्ष था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरी तरफ हमारे अंग्रेज इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि ये एक सिपाही म्यूटनी थी, सिपाही विद्रोह था, इससे अधिक कुछ नहीं था। यदि हम मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करें तो विपिन चंद्रा, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस घटना की एनालिसिस की है, उन्होंने कहा है कि ये पुराने राजाओं और महाराजाओं द्वारा अपनी सत्ता को वापस पाने का एक अंतिम प्रयास था। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी विपिन चंद्रा की बात से सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि विद्रोह का क्षेत्र केवल मध्य और उत्तर भारत था, इसके अलावा पूरे भारत में ये विद्रोह फैला नहीं था। इसके अलावा पूरे भारत में ये विद्रोह फैला नहीं था। इसलिए हम ये कह, और दूसरी चीज, जो दमन करने वाले अंग्रेज थे उनको सहायता देने वाले भी भारतीय थे। ग्वालियर, होलकर, जींद, पटियाला, ये सारी रियासतें जो थी, इन्होंने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की। तो ये एक स्वतंत्रता आंदोलन इस वजह से नहीं कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में जो राष्ट्रवाद की आग जली, वो फिर 1947 तक किसी न किसी रूप में जलती रही, उसमें शांति नहीं हुई। इसी समय भारत में 1857 के बाद हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से प्रशासन ले लिया गया और सीधे ब्रिटेन के साम्राज्य का शासन भारत में लागू किया गया। इस शासन ने ये घोषणा की कि अब से भारत में और भी निरंकुशवादी शासन की स्थापना की जाएगी। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने 1862 में कहा था, सारे अनुभव हमें यही सिखाते हैं, जब एक विजेता जाति पराजित जाति पर शासन करती है तो निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप होती है। तो इस तरह से भारत में एक निरंकुश शासन की स्थापना 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद हो गई। इसी समय अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति के प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणामों में भारत ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति दी। राष्ट्रवाद कैसे प्रस्फुटित हुआ, इसके क्या कारण थे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण था भारतीय समाज जो पूरी तरह से असंतुष्ट था। सबसे पहले अगर आप किसान की बात करें तो जो किसान थे वो, उनसे उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा लगान के रूप में ले लिया जाता था और वो उसको नहीं दे सकते थे तो उनको बेदखल कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो ऋणग्रस्त हो जाते थे। दूसरी तरफ हथकरघा उद्योग जो भारत में प्रचलित था, उस उद्योग को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, तो जो मजदूर थे उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। तीसरी चीज, जो शिक्षित भारतीय थे उनके लिए घोषणा की गई थी 1833 के अधिनियम में, ये बात कही गई थी कि किसी भी भारतीय को रंग, रूप, जाति आदि दृष्टिकोण से सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही रखा जा रहा था और अंग्रेजों को रखने के कारण भारतीय, जो शिक्षित भारतीय थे, वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। 1853 में पहली कॉटन मिल लगी, कावासाकी रानाबाई ने बंबई में लगवाई। तब से भारत में औद्योगिकरण का भी प्रारंभ होने लगा। लेकिन ये औद्योगिकरण में जो उद्योगपति थे वो भी चिंतित थे, क्योंकि उनको पूंजी देने वाले पूंजीपति ब्रिटिश ही होते थे, जिनकी प्राथमिकता उनके अपने उद्योग होते थे। इसके अलावा कुछ परोक्ष नीतियां भी थी जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। वे कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पश्चिमी शिक्षा का भारत में बहुत प्रभाव पड़ा।
पश्चिमी शिक्षा के साथ ही भारत ने फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, इनके बारे में पढ़ना शुरू किया और उन्हें पता चला कि किस विरोधी परिस्थिति में इन राष्ट्रों का जन्म हुआ तो भारत का भी एक राष्ट्र के रूप में जन्म हो सकता है। मेजनी, गैरीबाल्डी, काबूल, ये सब भारतीयों के राष्ट्रवादियों के नेता हो गए और इनका सहारा लेकर ही वो लोग अपने आंदोलन में आगे बढ़ने शुरू हो गए। इसके अलावा प्रशासनिक नीति अंग्रेजों की जो थी, पूरे ब्रिटिश भारत में एक जैसी शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी और एक जैसी शासन प्रणाली की जब स्थापना हुई बच्चों, तो उसके साथ ही जो रेलवे ट्रैक होते थे, रेल होती थी, उससे लोगों ने आपस में एक दूसरे की जगह जाना आना शुरू किया। अंग्रेजी एक संपर्क भाषा बन गई जिससे गुजराती, मराठी, बंगाली सभी जो दूर दूर रहते थे एक संपर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ रहने लगे और इसके साथ उन्होंने पहचाना कि उनके सबके दुख एक ही है, चाहे वो पंजाब में रह रहा हो, बंगाल में रह रहा हो, गुजरात में रह रहा हो, कहीं रह रहा हो, लेकिन इन सबकी पीड़ा का कारण एक ही था। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसने भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज थी अंग्रेजों की नस्लीय श्रेष्ठता। अंग्रेज हमेशा विदेशी रहे। आपको पता है, चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, ये लोग भी विदेशी थे, लेकिन ये भारत में आए और इन्होंने भारत के चीजों को आत्मसात किया और यहाँ के धन को यहीं पे प्रयोग किया। जैसे कि इन्होंने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, तो भारत में ही बनाया, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि हम तो गंगा से लेते हैं और टेम्स में निचोड़ते हैं, तो वो सदा विदेशी रहे। उनके लिए शहरों में अलग स्थान बनाया जाता था जिसे सिविल लाइन्स कहा जाता था। सिविल लाइन्स का मतलब जहाँ सिविलाइज्ड लोग रहते हैं। उनके लिए हर जिले में एक क्लब बनाया जाता था। ट्रेनों में उनके लिए अलग से डिब्बे बनाए जाते थे। तो ये जो अंग्रेजों की नस्लीय श्रेष्ठता थी, ये किसी न किसी रूप में बनी रही और जिसके कारण भारतीयों में हीन भावना आने लगी। इन सब परिस्थितियों ने ही भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में एक बड़ी भूमिका, जो तात्कालिक कारण हम कह सकते हैं, वो लॉर्ड लिटन की नीति थी। 1876 से 80 तक भारत में लॉर्ड लिटन का शासनकाल था। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई, जैसे 1878 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, जिसमें जो जिलों के दंडनायक थे उनको ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी ब्रिटिश विरोधी सामग्री को छाप रहा है तो उसको विरुद्ध तुरंत एक्शन लिया जाए और उस समाचार पत्र को तुरंत बंद किया जाए। तो इस तरह की प्रतिक्रियावादी नीति ने भी भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की। जब भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो गई बच्चों, तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो राष्ट्रीय आंदोलन का सिरमौर था, जो जिसने सब कुछ किया था, उसकी स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए कि जितने छितरे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, सबको एकत्रित करना, उन सबके अंदर ज्ञान का संचार करना और भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि में जो भारतीय बटे हुए हैं उसको भुलाकर भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिणित करने का प्रयास करना। आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से 1950 तक का जो युग है वो उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी युग का तात्पर्य था कि ये वो लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर पूरी श्रद्धा के रखते थे और उनके सानिध्य में ही धीरे धीरे याचना पत्रों के माध्यम से परिवर्तन के पक्षधर थे। वो किसी तरह का संघर्ष नहीं चाहते थे, बल्कि संवैधानिक संघर्ष के माध्यम से अपने अधिकारों को पूरा कराने के लिए प्रयत्नशील थे। 1885 से 1905 के बीच इन राष्ट्रवादियों ने क्या कार्य किया, उनमें सबसे प्रमुख था साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, जिसमें दो लोगों की मुख्य भूमिका थी, दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त। इन दोनों ने ही 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से उनके समय तक अंग्रेजों की नीतियों का जो भी परिणाम हुआ, उस परिणाम को अपनी किताब के माध्यम से सबके सामने उजागर किया। इसमें घोषणा की गई कि भारत का व्यापार किस तरह से स्वतंत्र और विकसित व्यापार था, लेकिन विदेशी व्यापार, विदेशी सामान के कारण उस व्यापार की समाप्ति कर दी गई। इन्होंने ये भी बताया कि भारत से पेंशन और तनख्वाह के रूप में किस तरह से धन का दोहन किया जा रहा है,
बदले में भारत को नहीं मिल रहा है। ये धन रेन ऑफ वेल्थ स्टोरी दादा भाई नौरोजी ने दी। इनका विधान परिषदों में भारत की भारतीयों के अधिकारों की मांग करके संघर्ष करना। आपको पता है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 से 12 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि वो उनमें से आधे से अधिक गैर सरकारी या भारतीय भी हो सकते हैं। भारतीयों ने आरंभिक राष्ट्रवादियों ने इसे ही मुख्य मुद्दा बनाया और उन्होंने इसको लेकर लगातार संघर्ष किया कि इसमें निर्वाचित भारतीय की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, उन्हें बजट में बहस करने का अधिकार दिया जाए, सार्वजनिक कोष पर उनका नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दिया जाए। तो इस तरह की मांगे इन्होंने की और भारतीय सिविल सर्विसेज या भारतीय नागरिक सेवा में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जाए। इस तरह की मांगे आरंभिक राष्ट्रवादियों ने की। कांग्रेस ने इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1897 में तिलक को लंबी लंबी सजाए हुई प्रेस में अपनी विज्ञप्ति के लिए, अपने स्वतंत्र लेखन के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुके और समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार का ध्यान और जनता का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते रहे। 1905 में तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने जो उदारवादी थे स्वशासन की मांग करनी भी प्रारंभ कर दी। 1905 के बाद हम देखते हैं एक उग्र राष्ट्रवाद का उदय भारत में होते हुए दिखता है। ये उदय कब हुआ? जब कर्जन ने, जिनका शासन 1899 से 1905 की अवधि में था, उन्होंने घोषणा की कि 1903 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो ये जो बंगाल था ये राजनीतिक आंदोलन का गढ़ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, बहुत सारे नेता ऐसे थे जो बंगाल से ही उद्भव हुए थे और बंगाल का विभाजन करने का तात्पर्य उन्होंने समझा कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उसको सरकार शिथिल करना चाहती। हालांकि सरकार ये कहती थी कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसका क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग मील है और इतने बड़े क्षेत्र पे प्रशासन चलाना संभव नहीं। लेकिन वो जिस आधार पर विभाजन कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। उसका आधार क्या था? उनका कहना था कि पूर्वी बंगाल और असम में बहुत ज्यादा अस्वस्थता बनी हुई है, अराजकता की स्थिति वहां पर बनी हुई है, इसलिए वहां पर अराजकता समाप्त करने के लिए ढाका को उसका केंद्र बनाया जाएगा और उसको पृथक कर दिया जाएगा और पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का केंद्र कलकत्ता बनाकर उसको पृथक कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या थी? जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और वहां हिंदुओं की संख्या कम थी, तो वहां पर अधिक मुसलमानों की संख्या के बीच में हिंदुओं को रखकर वो एक तरीके से सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना चाहते थे। और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंगालियों की संख्या को कम रखकर वहां पे उनके अंदर अल्पसंख्यक की भावना का विकास करना चाहते थे। तो विभाजन जब इस आधार पर हो रहा था तो भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया और इसके विरोध में आंदोलन का भी प्रारंभ किया। 1903 से लेकर 5 तक उदारवादियों के हाथ में ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन रहा और इस आंदोलन में उन्होंने पूरे बंगाल में याचना पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन पत्र के माध्यम से सरकार से अपील की कि विभाजन को रद्द किया जाए। जब सरकार के ऊपर 1905 तक कोई असर नहीं पड़ा और 1 सितंबर 1905 को सरकार ने घोषणा की कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो जाएगा, तो भारतीय इससे बहुत ज्यादा खिन्न हुए और इसके बाद ये आंदोलन इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया और विदेशी का बहिष्कार करने का नारा बुलंद किया। इस समय से आंदोलन उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया, जिनमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख थे। इन्होंने उद्देश्य रखा कि हम केवल बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में आंदोलन का प्रसार करेंगे। असहयोग आंदोलन हमारा विदेशी बहिष्कार तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि हम स्वदेशी का आह्वान करके भारत को आत्मनिर्भर की ओर प्रेरित करेंगे।
फिर उन्होंने कहा कि हम केवल मध्यम वर्ग तक इस आंदोलन को नहीं रखेंगे, बल्कि ग्रामीण जनता तक इस आंदोलन का विस्तार करेंगे। अपने वक्तव्य के आधार पर इन लोगों ने कार्य भी किया। भारत को स्वदेशी और स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रेरित हुए ये लोग। औद्योगिक कमीशन की स्थापना हुई, बहुत सारे उद्योगों का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्वदेशी पंडाल, ये सब जितने भी औद्योगिक संस्थाएं थी ये सब इसी समय स्थापित हुई। बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले प्राचार्य अरविंद घोष बनाए गए। इस तरह से बहुत सारी चीजें करके इन लोगों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया। लेकिन सरकार ने निर्ममता से इस आंदोलन का भी दमन किया। जो आंदोलन को नेतृत्व देने वाला वर्ग था, उनका पूरी तरह से दमन कर दिया गया और आंदोलन को कुचल दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की जेल दे दी और बर्मा में मांडले में उनको भेज दिया गया। विपिन चंद्र पाल और अजीत सिंह को भी निर्वासित कर दिया गया। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त को भी निर्वासित कर दिया गया। इसी तरह से और भी दूसरे नेताओं को निर्वासित कर दिया गया या जेल की सजाएं दे दी गई। इस तरह से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन के दमन के बाद भी जो राष्ट्रवादियों की कार्य थे वो असफल नहीं हुए, क्योंकि 1911 में जिस आधार पर सरकार बंगाल का विभाजन कर रही थी, उस आधार पर विभाजन रद्द कर दिया गया। ये उग्र राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी विजय थी। 1914 में जब तिलक जेल से छूट कर आए तो वो अपने साथ नया सपना लेकर आए। उन्होंने स्वशासन आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को जोड़ने का प्रयत्न किया था। जब बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चल रहा था तो 1907 की सूरत अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों को देखते हुए नरमदली कांग्रेस ने अपने आप को उग्र राष्ट्रवादियों से पृथक कर लिया था। तो सूरत में दोनों कांग्रेस का जो है विप्लव उत्पन्न हो गया था। दोनों ने एक दूसरे का विरोध कर दिया था, लेकिन उनको एकजुट करने के लिए तिलक प्रयत्नशील थे। तिलक जानते थे कि भारतीयों के मन में राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि बनी हुई है और वो उसे ही एकमात्र जनता के आंदोलन का स्रोत मानते हैं। इसलिए तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों को जोड़ने का प्रयत्न किया। साथ ही यहाँ पर मुस्लिम लीग को भी जोड़ने का प्रयत्न किया गया। 1916 से 1918 के बीच तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और स्वशासन की मांग सरकार से निरंतर करते रहे। तिलक के साथ इसमें एनी बेसेंट भी उनकी सहयोगी थी। हालांकि भारत में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य करने आई थी, लेकिन भारतीयों की स्थिति को देखकर राजनीतिक जागरण करने के लिए भी वो तत्पर रही। 1918 में तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य ही स्वशासन का क्रमिक विस्तार करना है। इस उद्घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपनी लीग को वापस ले लिया, लेकिन तिलक अभी भी नहीं रुके। इसी समय तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता की टिप्पणी की गई, उनको टाइटल दी गई कि भारत में अशांति के जन्मदाता तिलक हैं। ये वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। उन पर मुकदमा करने के लिए तिलक इंग्लैंड गए और इस तरह से ये आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। यद्यपि ये आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी भारतीयों ने हार नहीं मानी। इसी समय एक बड़ी घटना थी कि 1915 में महात्मा गांधी का भारत में प्रवेश होता है। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे महात्मा गांधी पहले इंग्लैंड गए और उन्होंने वहां बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1892 में वहां से दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति को देखकर 20 वर्ष वहीं रह गए। 1915 में जब वह भारत आए तो दक्षिण अफ्रीका में अपने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात करके उन्होंने भारतीयों को बहुत सारे अधिकारों को दिलाने में विजय हासिल की थी। तो सत्याग्रह क्या था उनका? किसी भी गलत बात का सत्य के माध्यम से विरोध करना ही सत्याग्रह था। तो गांधी जी जब आए तो यहाँ पर पहला बड़ा आंदोलन जो उनका था वो रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
रॉलेट सत्याग्रह क्या था? वो रॉलेट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसने ये घोषणा की कि भारत में अपराध की शंका के आधार पर किसी भी भारतीय को 2 वर्ष की कैद दी जा सकती है। गांधी जी ने इसको काला कानून या कानून विहीन कानून की संज्ञा दी और इसके विरोध में एक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया। ये अखिल भारतीय स्तर पर जो आंदोलन खड़ा किया गया, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हुई देशव्यापी हड़ताल करके। 7 अप्रैल को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हुए जो प्रतिबंधित हिंद स्वराज थी, उस पुस्तक की प्रतियां लोगों में बांटी। लेकिन इसी बीच 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में जब लाला हंसराज एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने तमाम गोलियां चलवा दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या 379 थी। अपने आंदोलन में हिंसा को देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 18 अप्रैल को इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी का जो अगला बड़ा प्रयास था, वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के कई कारण थे। सबसे पहली चीज, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तो जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं थी, उनके मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, जो ग्रामीण जनता की पहुंच से परे थी। तो ग्रामीण जनता के दुख को देखते हुए सबसे पहला कारण इसका आर्थिक कारण था, जिसके लिए असहयोग आंदोलन करना जरूरी था। दूसरा कारण था जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के रूप में उनको जाना जाता है। तो उस हत्याकांड के कारण इनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए भारतीयों ने आह्वान किया था, लेकिन ब्रिटेन की संसद ने उन्हें निर्दोष पाया। तीसरा जो कारण था, वो खिलाफत का प्रश्न था। तुर्की के खलीफा को सभी मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन देखकर और खिलाफत समाप्त होते देखकर भारतीय मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया और वो कांग्रेस के साथ हो गए। तो तीसरा मुद्दा खिलाफत का मुद्दा भी था। इन 3 मुद्दों को लेकर असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 22 जून को गांधी जी ने अपनी एक आख्या प्रस्तुत की, जिसमें लिखा कि कुशासन करने वाले सरकार को असहयोग करने का अधिकार सारी जनता को है। इस बात को रखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। इसकी विशेषता ये थी कि इसने प्रत्येक क्षेत्र को शासन को पंगु करने का काम किया। सबसे पहले विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। 1921 तक 20 विद्यालयों के प्राचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा वकीलों ने वकालत का बहिष्कार किया और 1921 तक 180 वकीलों ने त्याग पत्र दे दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा थी, लेकिन जहां भी वो गए, वीरान सड़कों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा मदिरा का बहिष्कार किया गया, ताड़ी का बहिष्कार किया गया, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा धन का स्रोत था, जिससे टैक्स बहुत ज्यादा मिलता था, उसका भी बहिष्कार किया गया। यद्यपि पूर्व आंदोलनों की तरह असहयोग आंदोलन भी दमन कर दिया गया। इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया, लेकिन भारतीयों में सबसे बड़ी चीज थी इस आंदोलन के बाद भय की समाप्ति होती जा रही थी। अंग्रेजों ने खुद इस बात की घोषणा की कि भारतीय जनता अब भयहीन होने लगी है। 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी को ये आंदोलन भी वापस लेना पड़ा। गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन गांधी जी ने अपने अनुयायियों को रचनात्मक कार्य करने का आग्रह किया। कुछ लोग रचनात्मक कार्य करने लगे, जैसे छुआछूत विरोधी आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता का आंदोलन। इस तरह के कार्य करने में कुछ लोग हुए। कुछ लोग जैसे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की और इसके माध्यम से विधान परिषदों में जाकर ब्रिटेन की शासन के विरुद्ध लंबे लंबे बहस करके उनके कार्यों के ऊपर अवरोध लगाकर इस तरह से आंदोलन को जारी रखा। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इनका कार्य भारत में परिस्थितियों की जांच करना था और भारत के लिए एक उचित संविधान का निर्माण करना था। एक 7 सदस्यीय
साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिससे भारतीय बहुत ज्यादा उग्र हुए और उन्होंने विरोध प्रकट किया। और फिर साइमन गो बैक का आंदोलन हुआ। जहां भी साइमन गए वहां वीरान सड़कों ने ही उनका स्वागत किया। भारतीयों के लिए एक बहुत प्रश्न चिन्ह ये था कि वे अपना संविधान बना नहीं सकते, क्योंकि भारतीय इतने ज्यादा बटे हुए हैं, इसलिए वो ये कहा गया कि वो अपना संविधान बना ही नहीं सकते। मोतीलाल नेहरू ने इस बात को मिथ्या प्रकट करने के लिए भारतीयों का संविधान बनाने का प्रयत्न किया। सभी दलों के साथ मिलकर उन्होंने एक संविधान बनाया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो गांधी जी ने घोषणा की कि हम पहले डोमिनियन स्टेट की बात ही अंग्रेजों के समक्ष रखेंगे। इसके लिए गांधी जी ने 11 सूत्री कार्यक्रम का निर्माण किया और घोषणा की कि अगर इन 11 सूत्री मांगों को सरकार स्वीकार कर लेती है तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं स्वीकार करती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात करेंगे। 1930 तक सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए नमक कर का निषेध करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि नमक पे लगाकर सबसे बुरा काम है जो सरकार ने किया है और इस काम का विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने दांडी जाकर अपने समुद्र से अपने हाथ में नमक निकालकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका चलने लगा। जहां पे नमक नहीं बन सकता था, जैसे पूर्वी भारत या अन्य क्षेत्रों में, वहां पर लगान न दो, कर न अदायगी का अभियान जारी रहा। इस तरह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया, जो बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गया। उत्तर पश्चिम सीमांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती वालों का एक दल बनाया और उसके माध्यम से आंदोलन का सूत्रपात किया। कृष्णापल्ली से लेकर वेदारण तक की यात्रा की गई। 20 लाख चरखे लगाने का उद्देश्य किया गया। इस तरह से भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ा। लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हो गया और समझौते के साथ ही इस आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो गया। अगस्त 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए, लेकिन जब वहां से निराशा लेकर ही वापस लौटे तो 1932 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होते ही इस आंदोलन में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आम जनता के हाथ में सारा संघर्ष आ गया। इस आंदोलन को भी बहुत बुरी तरह से दमन किया गया। गांधी जी ने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन हिंसा होते ही उन्होंने इस आंदोलन को भी वापस ले लिया। गांधी जी को बहुत ही हारा हुआ सबने समझा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं घोषणा की कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक जीवन में पूर्णतः असफल रहे। लेकिन इस आंदोलन की सफलता हमें अंग्रेजी इतिहासकारों से ही देखने को मिलती है, जिन्होंने यह माना कि भारतीय जनता पूरी तरह से भयहीन हो गई है। अगर हम जेल जाने वालों की संख्या देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने वालों की संख्या 90,000 थी, जो असहयोग आंदोलन की 3 गुना अधिक थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया और इस अधिनियम से प्रांतों में स्वायत्तता पूर्ण शासन की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया। हालांकि कांग्रेस ने आरंभ में इसका विरोध किया, लेकिन ये आश्वासन मिलने पर कि गवर्नर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कांग्रेस ने चुनाव में लड़ने का फैसला किया। 1937 में चुनाव हुआ, जिनमें 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई और 2 प्रांतों में उनकी मिलीजुली सरकार बनी। पहले तो कांग्रेस सरकार बनाने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन गवर्नर द्वारा आश्वासन मिलने पर कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया। अगस्त 1937 से कांग्रेस ने कार्य करना शुरू किया और नवंबर 1939 तक कांग्रेस ने कार्य किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों ने भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर लिया। जब भारत युद्ध में संलग्न हो गया तो कांग्रेस ने अपनी आज्ञा प्रस्तुत की सरकार के समक्ष कि युद्ध के कारणों को स्पष्ट किया जाए और भारत को स्वतंत्रता देने की दिशा में तत्काल कार्यवाही की जाए।
गवर्नर वायसराय ने घोषित किया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही भारतीयों के लिए एक योग्य और उचित संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने 1939 में 15 नवंबर को त्यागपत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और 1940 में लाहौर के अपने अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण की स्पष्ट मांग सरकार के समक्ष रखी। कांग्रेस का इस तरह का व्यवहार देख के सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें घोषणा की गई कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। 1942 में क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग पुनः भारत भेजा गया जिसने घोषणा की कि युद्ध के पश्चात भारत के सभी दलों को लेकर एक उचित संविधान का निर्माण किया जाएगा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और इसको भी असफल सिद्ध कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता देखने के पश्चात गांधी जी ने 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, और इस आंदोलन को बहुत तीव्रता के साथ पूरे देश में फैला दिया गया। आरंभ में कांग्रेस इस तरह का आंदोलन करने की पक्षधर नहीं थी, लेकिन जब गांधी जी ने उद्घोष किया कि मैं देश की बारूद से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, तो वर्धा में कांग्रेस ने इस आंदोलन पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस आंदोलन की विशेषता ये थी कि जितने बड़े नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए थे और छोटे नेताओं के माध्यम से, जिनमें अच्युत पटवर्धन, ये सरोजिनी नायडू जैसे लोग थे, इनके माध्यम से ही भूमिगत आंदोलन चलता रहा, जिसका मुख्य प्रभाव संचार साधनों को नष्ट करने और अपनी छोटी समितियां बनाने तक सीमित था, जिसके माध्यम से ये लोग प्रशासन अपने हाथ में ले सके। सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन 1945 तक चलता रहा। इसी बीच वायसराय वेवेल ने घोषणा की, अपने वेवेल प्लान की घोषणा की। इस घोषणा के आधार पर यह कहा गया कि भारत की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें केवल गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे वे भारतीय होंगे। दूसरी बात यह कहेगी कि जितने हिंदू होंगे उतने ही मुसलमान होंगे। कांग्रेस अपने आप को सर्वदलीय सभा मानती थी, इसलिए उसने आग्रह किया कि इसमें जो मुसलमान होंगे उसमें कांग्रेस के भी लोग होंगे। मुस्लिम लीग अपने आप को एकमात्र संस्था मानती थी जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वो चाहती थी कि जितने भी मुसलमान हों सब लीगी हों। इस तरह की गतिविधियों को देखकर वायसराय ने खुद ही इस प्रस्ताव को असफल घोषित कर दिया। इसी समय 1945 में ब्रिटेन में अनुदार दल की विजय हुई और एमरी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल गठित हुआ। एमरी के आते ही उन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वतंत्रता की स्थापना करना है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और उसके करोड़ों जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। एमरी की घोषणा के अनुसार ही भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जो मंत्रिमंडल मिशन के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा कि भारत को शीघ्र स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन मुस्लिम लीग अभी भी पाकिस्तान की बात पर अड़ी हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही चुनाव हुए, जिसमें पुनः कांग्रेस को बहुमत मिली और 3 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल की शपथ ली। 9 सितंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बनकर आए और सारी परिस्थितियों को देखकर उन्होंने घोषणा की, भारत का विभाजन के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पास हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 की क्रांति की
प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था, वो धीरे धीरे उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी युगों से धाराओं से होता हुआ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में अपने चरम पर पहुंचा और उसी के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ढंग से आपने अपने विचार रखे मैम। अगर हमारे प्रतिभागियों में से किसी छात्र को आज के सेशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो मैम के सामने चैट बॉक्स में अथवा अनम्यूट करके अपना माइक पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का आज के इस पॉइंट से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप मैम से अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं अथवा चैट में भी लिख सकते हैं। हेलो सर। जी हाँ सतीश पूछिए। सर का सेशन मुझे बहुत सर बोलना चाहूँगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं क्लास में बैठा हूँ की बटन भी कई लोगों ने बोला तो बहुत अच्छा लगा मुझे का सेशन। मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया सर। ये कह रहे हैं मैम कि इनको सेशन बहुत अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा। थैंक यू, थैंक यू। इधर कुछ चैट में भी कई लोगों के चैट आए हैं कि वेरी नाइस इंफॉर्मेशन मैम, मैम की आवाज क्लास के अनुरूप थी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मैम ने दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया बताया हम लोगों को। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग मैम, मैं मोनू सिंह बात कर रहा हूँ। मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ बोलिए। पूछिए। जी मैम, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या योगदान रहा जो 1939 में जिसका इलेक्शन हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा था इस आंदोलन में। जी मैम। वो राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा से इतर कुछ बह गया था, इस वजह से वो उसको। जी हाँ जी मैम, ओके मैम। मैम किसी हाँ पूछे। मैम 5 मार्च 1931 को गांधी जी और किसके बीच में समझौता हुआ था, उनका नाम एक बार बता दीजिए। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। ओके मैम, थैंक यू। मैम ज्योति विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ था? हाँ, ज्योति विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ था? क्या चीज बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ है पूछा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला बच्चों। 1939 में प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर और 1945 तक चला ये। एक प्रश्न आया है मैम चैट बॉक्स में, बिनती लाल जी ने पूछा है चौरी चौरा कांड के बारे में, अगर हो सके तो बता दें। चौरी चौरा कांड ये था कि चौरी चौरा में पुलिस की जो चौकी थी, उस चौकी को ग्रामीण वासियों ने आग लगा दिया था। तो गांधी जी ने हिंसात्मक आंदोलन का गांधी जी शुरू से विरोध करते रहे। जब हिंसा उत्पन्न हो गई आंदोलन ने, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। मैम हेलो। हाँ मैम काला कानून कब आया था? ये सत्याग्रह बेटा आंदोलन के बाद। 1918। 1918। ओके मैम। मैम ये पूछना था, जो 1905 का बंगाल विभाजन था तो उसमें बंगाल का विभाजन हो गया था या नहीं हुआ था मैम? हो गया था ना, 16 अक्टूबर से लागू हो गया था विभाजन। जी मैम, थैंक यू मैम। विभाजन लागू हो गया था, लेकिन 1911 में जिस आधार पर विभाजन किया जा रहा था, उस आधार पर विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये लोग केंद्र, फिर उन लोग ने अपना दिया था, दिल्ली को अपना केंद्र बना लिया था अंग्रेजों ने। पहले इनका राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी,
लेकिन उसको जी संघर्ष मैम, 1911 में दिल्ली को। जी मैम, दिल्ली चले गए थे। थैंक यू मैम। जी मैम, मेरा नाम ज्ञानचंद्र यादव है। थैंक यू मैम। हम ये पूछना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को त्याग पत्र क्यों दिया था? कांग्रेस से त्याग पत्र इसीलिए दिया कि उनको लगा कि उनकी जो नीति है उसकी कांग्रेस आलोचना कर रही है, और जिस तरह से उनको पट्टाभी सीतारमैया के स्थान पर उनको हटाया गया, तो उन सब बातों से उनको क्षति तो हुई ही थी, इसलिए वो आंदोलन की धारा से फिर पृथक हो गया। उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आंदोलन की जो मुख्य धारा चल रही थी बच्चों, उससे वो पृथक हो गए। मतलब जिन्होंने आज़ादी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, आज़ाद हिंद फौज वगैरह का गठन किया, उससे वो उनका वो प्रथम अलग से सब कुछ था। हाँ, वो अलग से हो गए ना। अब आजाद हिंद फौज को कोई बहुत सफलता तो मिल नहीं पाई, जापान के साथ मिलकर वो युद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन जापान तो खुद ही एशिया को अपने अधिग्रहण में लेना चाह रहा था, तो इस यस तरह मैम। से वहाँ पे बहुत सफलता उनको मिल नहीं पाई। यस मैम। एक प्रश्न चैट में आया है मैम, चौरी चौरा कांड में कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन। सोनिया, शायद आपको उत्तर मिल गया होगा। मैम मेरा एक प्रश्न था कि मैम गांधी जी हाँ जो है अहिंसा पर बल देते थे, परंतु उनका एक नारा कि करो या मरो का नारा कुछ हिंसा को समर्थन नहीं देता मैम। हाँ, गांधी जी उस समय तक समझ चुके थे कि अब जो है अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने भी नारा ये दिया, करो या मरो। मतलब उनका जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो हिंसा को समर्थन करता था? नहीं, हिंसा को समर्थन तो नहीं करता था। उन्होंने मारने के लिए नहीं कहा किसी को, उन्होंने मरने की बात कही, करो या मरो। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि मारो या मरो, ये नारा नहीं था उनका। उनका नारा था करो या मरो। इतना डूब जाओ आंदोलन में कि या तो इसके लिए कुछ कर जाओ और नहीं तो मर जाओ, अपनी जान गंवा दो। ये उन्होंने कभी नहीं कहा मारो। अगर वो मारने को कहते तब होता कि गांधी जी ने हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। जी एक निशात गौतम है, उन्होंने पूछा है मैम कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अब भी भारत में बदले हुए नामों से व्यापार कर रही है? अब बेटा ये तो मुझे देखना पड़ेगा, मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया, कभी मैंने देखा नहीं इसको। हमें लगता है जो पॉइंट से संबंधित प्रश्न था और जिस तरीके से मैम ने एक छोटी छोटी बारीकी से बात बताई, वह सभी को इसका बहुत बेहतरीन ढंग हेलो से। मैम, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं बीए। हाँ नीरज, बताइए। सर मेरा प्रश्न है कि मैम ने अपने व्याख्यान के दौरान डोमिनियन स्टेट का जिक्र किया, तो डोमिनियन स्टेट से क्या अभिप्राय है, इस विषय में जानकारी दें। डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य था कि विधान परिषदों के माध्यम से स्वशासन हासिल करना, मतलब युद्ध की नीति सरकार के हाथ में रहे, बाकी शेष प्रशासन पे भारतीयों का आधिपत्य स्थापित रहे। नीरज कुमार, आपको उत्तर मिल गया होगा। क्या किसी और बालक का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न आया है मैम चैट बॉक्स में, सबसे पहले संविधान बनाने पर किसने काम किया था? कांग्रेस ने किया था। इसका उत्तर संविधान निर्मात्री सभा, जैसा मैम ने बताया कि कांग्रेस ने उस पर काम किया था। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं कहना ठीक रहेगा या नहीं लेना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। तो अब आप लोगों के प्रश्न, हमें लगता है कि बिंदुवार जो देखने पर पता चल रहा है कि सभी प्रश्न जो आपके थे उनका समन हो चुका है, उनके आपका उत्तर मिल चुके हैं। जैसा आज मैम ने हम लोगों को बताया कि पहले उन्होंने 1857 से पहले का
दर्शन कराया कि कुछ मुगल कालीन भारत पे आक्रमण करते हैं और किस तरीके से भारत की सत्ता व्यवस्था को अपने अंडर में करते हैं, अपने अधीन लेते हैं। उसके पश्चात फिर अंग्रेजी सरकार का हम लोगों के ऊपर एक दमनात्मक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में और फिर ब्रिटिश राज्य के रूप में आता है। उससे बचने हेतु हमारे कई नेता विभिन्न विभिन्न रूपों में आंदोलन करते हैं। आंदोलन सफल हुआ या नहीं सफल हुआ, यह आज हम बैठ करके यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं कि वह आंदोलन सफल हुआ, वह आंदोलन असफल रहा। लेकिन सभी प्यारे छात्र छात्राओं, विद्वत्तजनों, हर आंदोलन सफल था, क्योंकि जो चोट ब्रिटिश सरकार पे भारतीयों की तरफ से लगाई जा रही थी, उस चोट के स्वरूप में जितने भी आंदोलन थे वो प्रहार ही करते थे। कमोबेश जो भी रहा, कमोबेश सभी ने प्रयास किया और सभी ने प्रहार किया। धीरे धीरे करके हम बड़ी प्रयत्नों के पश्चात, बहुत एक लंबी लड़ाई के पश्चात स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं। कई ने इसमें अपने ऐसे योगदान दिए हैं जिनको आज इतिहास के पन्नों में नाम अंकित कराने का भी अवसर नहीं रहा। लेकिन इतिहास पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी बेटे बेटियां ये जानते होंगे कि भारतीय संस्कृति के सामने आज तक कोई भी संस्कृति अपना अस्तित्व, अपना प्रभुत्व अगर हम पर स्थापित करना चाहिए है तो वह सदा नगण्य हुई है, गौण हुई है। हम सदा ही अपनी संस्कृति को बचाने में, अपनी भारतीयता को बचाने में और स्थापित करने में अग्रणीय भूमिका निभाते रहे। बहुत से ऐसे उदाहरण हमें आपको मिलते हैं। आपने सुना होगा मिस्र के सभ्यता के बारे में, आपने सुना होगा यूनान की सभ्यता के बारे में, आपने सुना होगा रोम की सभ्यता के बारे में। लेकिन क्या हुआ उनका हश्र? उनमें उत्तेजना ज्यादा, लड़ने का भाव ज्यादा, आक्रमणकारी नीतियां ज्यादा। भारतीय संस्कृति समाहित की संस्कृति रही, वह सभी को अपने में मिला लेने की संस्कृति रही। उसने सभी को एक स्थान दिया। अगर यहाँ मुगल आए तो भी सम्मान मिला, बाद में चलकर उन्होंने हम पर आक्रमणकारी नीतियां अपनाई, हमने उसका विरोध किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार आई, उसके अपने भाव रहे। जब तक उसने देश के विरोधी कार्य नहीं किया, ईस्ट इंडिया के तौर पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने व्यापार किया, कोई बात नहीं थी, व्यापार करते रहे। लेकिन जब उनकी भी दमनकारी नीतियां आई तो उसका विरोध हुआ। और विरोध हर परिस्थिति में गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सभी ने किया। विनय के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, करुणा के साथ रहे। और जो प्रेम के साथ था, जो करुणा के साथ था, जो माधुर्य के साथ था, उसका अस्तित्व मिट जाए ऐसा जग में कोई उदाहरण नहीं मिलता। महापुरुष इकबाल साहब लिखते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अनेकानेक दुश्मन हुए, अनेकानेक आक्रमण हुए, लेकिन उन सभी आक्रमणों से भारतीय संस्कृति में पले बढ़े महापुरुषों के निर्देशन में हम लोगों ने एक सुखद स्वप्नित सुबह की परिकल्पना की। और आज आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने एक सुंदर सजा हुआ भारत आपके सामने खड़ा है। यह महापुरुषों की ही देन है, श्रेष्ठ पुरुषों की ही देन है। तो आज के वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर अपर्णा कुलश्रेष्ठ मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी छात्रों छात्राओं की तरफ से, सभी अभिभावकों की तरफ से, सभी विद्वत जनों की तरफ से आपको सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद।
आपका स्नेह हमारे छात्रों के प्रति बना रहे, यही हम लोगों की कामना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं और कल सुबह 10 बजे की क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर।